Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 8 of Chemical Kinetics. In this lecture, we will begin with our topic number 7 of Chemical Kinetics, and that is parallel or simultaneous reactions. यानी ऐसे reactions जो एक साथ occur होते हैं. Reactions in which two products are formed from same set of reactants by different paths are called parallel or simultaneous reactions. मतलब सेम रिएक्टेंट से अगर दो पाथ से अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो ऐसे रिएक्शंस पैरेलल या फिर साइमल्टेनियस रिएक्शंस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर फॉर्म्ड in solution from the aldehydic form of D-glucose. अगर आप solution में D-glucose का aldehydic form लेते हैं तो simultaneously वो हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज देता है दो पाथ से, फॉलोइंग द टू डिफरेंट पाथ्स. आइए देखें यहाँ पर हम किस तरह के रिएक्शन की बात कर रहे हैं. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमने सॉल्यूशन में डी ग्लूकोज का अल्डिहाइडिक फॉर्म लिया तो वो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ अल्फा डी ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होता है. इसका कुछ पार्ट अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. सो इट इज हैपनिंग बाय टू डिफरेंट पाथ्स. इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कोई रिएक्टेंट ए है और वो फर्स्ट पाथ से बी में कन्वर्ट हो रहा है और बाय सम सेकेंड पाथ इट इज कन्वर्टिंग इनटू सी साइमल्टेनियसली. अब ये जो दोनों पाथ होंगे, जरूरी तो नहीं है कि इन दोनों का जो रिएक्शन रेट है वो सेम ही हो. तो इन दोनों का रेट अलग हो सकता है या फिर हम कहें कि इन दोनों का रेट कांस्टेंट भी अलग हो सकता है, क्योंकि रेट इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए. तो कंसंट्रेशन ऑफ ए तो दोनों के लिए सेम है, पर दोनों का रेट अलग अलग है. इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो रेट कांस्टेंट है वो अलग अलग है. इसका K1 है और इसका K2 है. अब आइए देखें कि ऐसे जनरल रिएक्शन के लिए हम किस तरह से कंसंट्रेशंस ऑफ ए, बी एंड सी विथ टाइम को स्टडी करते हैं. अब हम इस केस के लिए जो अलग अलग डिफरेंशियल रेट लॉज हो सकते हैं उनको लिखते हैं. तो ए साइमल्टेनियसली बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और सी में भी कन्वर्ट हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी इस पाथ के लिए क्या होगा, K1 इंटू ए के बराबर, और इस पाथ के लिए क्या होगा, K2 इंटू ए के बराबर. यानी माइनस डी ए बाई डी टी will be total of K1 into concentration of A plus K2 into concentration of A. तो ओवरऑल माइनस डी ए बाई डी टी अब क्या हो जाएगा, K1 plus K2 into concentration of A. अगर B के बनने की बात करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, जो कि हम dB by dt से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर इसको हम एक सेपरेट रिएक्शन की तरह ट्रीट करें सिर्फ, तो आप dB by dt को क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी फॉर दिस रिएक्शन, और माइनस डी ए बाई डी टी इस रिएक्शन के लिए कितना है, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए. यानी बी के जो बनने का रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा. तो डीबी बाई डी टी क्या होगा, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए. सिमिलरली सी के बनने का रेट ये भी ए के कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, बट रेट कांस्टेंट अब हम क्या लिखेंगे, K2. तो dC by dt क्या होगा, K2 into concentration of A. So these are the three differential rate laws which we could write for such a process. अब आगे बढ़े. Now let us assume that at time 0 only A was present. यानी initially सिर्फ A था.
आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम, लेट अस से 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद, रिएक्शन शुरू होने के 2 सेकेंड बाद, सपोज बी का एक्स मोल पर लीटर और सी का वाई मोल पर लीटर फॉर्म हो गया। तो ये बी और सी का अमाउंट तो अलग अलग ही बनेगा, क्योंकि दोनों का जो रेट है वो अलग है। तो मान लेते हैं बी के एक्स मोल पर लीटर बन गए 2 सेकेंड के बाद, और सी के वाई मोल पर लीटर बन गए 2 सेकेंड के बाद। तो डीबी बाई डी को आप क्या लिखोगे? डीबी बाई डी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसके एक्स मोल बने हैं 2 सेकेंड में, तो डीबी बाई डी क्या होगा? x/2। डीसी बाई डी को क्या लिखेंगे? इसके वाई मोल बने हैं 2 सेकेंड में, तो डीसी बाई डी क्या होगा? y/2। तो यहां से हम डीबी बाई डी और डीसी बाई डी का अगर रेशो निकालें, डीबी बाई डी अपॉन डीसी बाई डी, तो ये रेशो कितना आएगा? एक्स बाय वाई के बराबर। और जो अभी इक्वेशन 2 और 3 हमने लिखी थी, जो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखे थे, डीबी बाई डी किसके बराबर था? K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। और डीसी बाई डी किसके बराबर था? K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, वी कैन राइट using equation 2 and 3, we can write dv by dt upon dc by dt। ये किसके बराबर होगा? dv by dt क्या था? K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। dc by dt क्या है? K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो dv by dt अपॉन dc by dt क्या हो जाएगा? K1 अपॉन K2। यहाँ पे भी dv by dt क्या आया है? dv by dt अपॉन dc by dt ये आया है x बाय y के बराबर। x क्या है कि बी के कितने मोल पर लीटर बन गए 2 सेकेंड के बाद, और वाई क्या है? सी के कितने मोल पर लीटर बन गए 2 सेकेंड के बाद। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि एक्स बाय वाई विल बी इक्वल टू K1 बाय K2। इस बात का मतलब क्या हुआ कि 2 सेकेंड के बाद जो बी के मोल बने होंगे मोल पर लीटर, अपॉन जो सी के मोल पर लीटर बने होंगे, उनका जो रेशो होगा वो सिंपली उनके रेट कांस्टेंट्स का रेशो होगा। अगर K1 ज्यादा है, मतलब उसका रेट बनने का ज्यादा है, तो X भी ज्यादा होगा, B के ज्यादा मोल पर लीटर बनेंगे। अगर K2 ज्यादा है तो Y ज्यादा होगा, क्योंकि K2 ज्यादा है, मतलब अगर इस रिएक्शन का रेट अगर ज्यादा है तो जो C के मोल पर लीटर बनेंगे वो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होंगे। तो इसको अब हम समराइज कर देते हैं कि दिस मीन्स दैट at any given instant of time, at any given instant of time, the ratio of moles of B and C formed till that instant, till that instant, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर 5 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, जो बी के मोल बने होंगे और जो सी के मोल बने होंगे, उनका जो रेशियो होगा टिल दैट इंस्टेंट विल बी अ कांस्टेंट। क्योंकि इनका जो रेशियो है
वो दोनों कांस्टेंट्स का रेशो है, तो ये कांस्टेंट रेशो में ही बनेंगे, विल बी अ कांस्टेंट। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि बी के बनने का रेट अपॉन सी के बनने का रेट वो क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ द सेकेंड रिएक्शन। नाउ लेट अस डू अ प्रॉब्लम। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर द गिवन एलिमेंट्री पैरेलल रिएक्शन A is going to 2B and 2C simultaneously. Rate constant with respect to B is K1 and with respect to formation of C it is K2. और रेट कांस्टेंट्स का रेशियो हमें दिया हुआ है K1/K2 इज इक्वल टू 1/2, यानी इसके बनने का रेट इसके बनने के रेट से डबल होगा क्योंकि रेट कांस्टेंट डबल है। अब क्वेश्चन में दिया है इनिशियली ओनली 2 moles of A are present. The total number of moles of A, B and C at the end of 75% of reaction are. तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से अपना आंसर निकालिए और उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नाउ लेट अस लुक एट द सोल्यूशन। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि A जिसके 2 मोल है उनमें से 75% रिएक्ट हो जा रहे हैं और फिर वो उसका कुछ पार्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ पार्ट सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनिशियली ए के कितने मोल थे, 2 मोल्स। अब 2 का 75% रिएक्ट कर जा रहा है, यानी 75% ऑफ 2 मोल वुड बी 1.5 मोल। तो इसमें से 1.5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल बच जाएंगे, 0.5 मोल बच जाएंगे। तो अब यहां से ए के 1.5 मोल गए, 1.5 मोल गए, तो ये किस रेशो में यहां पर डिवाइड होंगे। ये K1 कितना है, रेशो क्या है, 1/2 का रेशो है, तो ये इसी रेशो में ये डिवाइड होंगे मोल्स, मतलब 1/1:2 के रेशो में मोल्स डिवाइड हो जाएंगे। तो 1.5 का कितना पार्ट इधर जाएगा, देखो रेशो है 1:2 का, यानी फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/1+2। तो 1/3 यहां जाएगा और यहां पे फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/1+2, तो 2/3 यहां जाएगा। समझ आ गया, 1.5 मोल का 1/3 पोर्शन इधर रिएक्ट करेगा और 2/3 पोर्शन इस पाथ में रिएक्ट करेगा। तो 1.5 का 1/3 क्या होगा, 0.5, मतलब ए के 0.5 मोल इधर रिएक्ट कर रहे होंगे और 1 मोल इधर रिएक्ट कर रहे होंगे। तो बी के कितने मोल बनेंगे, जब भी ए का 1 मोल रिएक्ट करता है तो बी के 2 मोल बनते हैं। तो ए का 0.5 मोल अगर रिएक्ट कर रहा है तो बी के कितने मोल बनेंगे, 1 मोल बनेंगे। फिर इधर देखें, जब भी ए का 1 मोल रिएक्ट करता है बी सी के 2 मोल बनते हैं और ए का कितना मोल इस रिएक्शन में रिएक्ट हो रहा है, 1 मोल। तो सी के कितने मोल बनेंगे, 1 का डबल यानी 2 मोल्स। तो फाइनली सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ए के 0.5 मोल बच जाएंगे, बी के 1 मोल बन जाएंगे और सी के 2 मोल्स बन जाएंगे। तो फाइनली द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बी एंड सी एट द एंड ऑफ 75% ऑफ रिएक्शन आर 0.5 + 1 + 2, यानी 3.5 moles would be the answer. Let us look at another such question. यहां पर हमें दिया है कि एक गैसियस कंपाउंड ए 3 साइमल्टेनियस रिएक्शन से बी, सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका K2 और इसका K3। K1, K2 और K3 की वैल्यूज हमें दी हुई है। यूनिट अगर आप देखें तो यूनिट इसकी सेकेंड इनवर्स है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तीनों। इफ इनिशियली ओनली प्योर ए was taken,
with pressure equal to 8 atm, then the partial pressure of B after 100 second would be। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से आंसर निकालिए और उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नाउ लेट अस लुक एट द सोल्यूशन। देखिए, अगर मैं रेट लॉ लिखूं ए के लिए तो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्लस के टू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्लस के थ्री इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री के बराबर। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट फॉर दिस साइमल्टेनियस decomposition would be K1 plus K2 plus K3। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 3 5 प्लस 1.93, यानी ओवरऑल रेट कांस्टेंट आ जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो अगर मैं इस रिएक्शन का हाफ लाइफ देखना चाहूं, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए, तो हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ वुड बी ln2 अपॉन के, और ln2 कितना होता है 0.693 अपॉन के। तो के की वैल्यू कितनी हो गई 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, फिर हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 10 यानी 1000 अपॉन 10। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी आ गई 100 सेकेंड्स, यानी 100 सेकेंड के बाद जो ए का प्रेशर होगा वो हाफ हो जाएगा। तो 100 सेकेंड के बाद इनिशियल प्रेशर अगर इसका 8 एटीएम था, तो 100 सेकेंड के बाद इसमें से 4 एटीएम रिएक्ट हो जाएंगे और फाइनल प्रेशर ए का कितना हो जाएगा 4 एटीएम। पर क्वेश्चन में हमसे फाइनल प्रेशर ऑफ ए नहीं पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ बी एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। तो देखो, इसका 4 एटीएम प्रेशर रिएक्ट हो रहा है, पर वो 4 एटीएम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी, सी और डी में। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर रेट कांस्टेंट्स। तो जो बी बन रहा होगा उसका रेशियो क्या होगा K1, सी का रेशियो क्या होगा K2 और डी का रेशियो क्या होगा K3। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो बी का क्या फ्रैक्शन बन रहा होगा, दैट विल बी K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। So fraction of B formed is K1 upon K1 plus K2 plus K3। अब टोटल 4 एटीएम है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तीनों में, तो 4 एटीएम में से B में कितना जा रहा होगा, प्रेशर ऑफ B formed would be total pressure into the fraction of B, यानी ये हो जाएगा 4 एटीएम इंटू K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। तो B का प्रेशर कितना हो जाएगा 4 इंटू K1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻³ अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 10⁻³ आएगा तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 1.93। तो फाइनली बी का प्रेशर कितना होगा 8 अपॉन 6.93, 8 अपॉन 6.93, और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.154 एटीएम, 1.154 ATM। So this is the pressure of B formed after 100 सेकेंड। अगर प्रेशर ऑफ C पूछा होता तो 4 ATM इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 करते। प्रेशर ऑफ D पूछा होता तो 4 इंटू K3 अपॉन
K1 प्लस K2 प्लस K3 करते हैं। तो ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? दे विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर रेट कांस्टेंट्स। बट अगर हम रेशियो नहीं इसका फ्रैक्शन निकालना चाहे तो फ्रैक्शन क्या होगा? K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। नाउ लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। लेट अस चेक आउट अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। यहां पर हमें दिया है कि A साइमल्टेनियसली B में भी कन्वर्ट हो रहा है और C में भी कन्वर्ट हो रहा है। Rate constant with respect to B is K1 and with respect to C is K2। हमें K1 की वैल्यू दी हुई है A R इनवर्स, मतलब यूनिट से हमें समझ आना चाहिए कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, क्योंकि K1:K2 का रेशियो हमें दिया है 1:10। अब हमसे पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A after 1 hour from the start of the reaction, assuming only A was present in the beginning। तो इनिशियली सिर्फ A था, 1 घंटे के बाद कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, इनका रेशियो क्या होगा? जब टाइम जीरो है तो इसका कंसंट्रेशन तो जीरो है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और ए का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। पर ए का कंसंट्रेशन कम दोनों पाथ की वजह से होगा, कुछ रिएक्शन यहां पर होगा और कुछ रिएक्शन यहां पर होगा। तो आफ्टर 1 hour रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड ए हमें पूछा गया है। अगर हमें रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड बी पूछा हुआ होता तो वो तो सिंपली क्या हो जाता है K2 अपॉन K1। पर पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 1 hour फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए इसको एंड उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। अब हम इस चैलेंजिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, जो डिफरेंशियल रेट लॉज है, पहला डिफरेंशियल रेट लॉ में क्या लिख सकता हूं? माइनस dA/dt इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। K1 हमें कितना दिया है? AR इनवर्स, और K1 अपॉन K2 कितना दिया है? 1/10। तो K2 कितना हो गया? 10A R इनवर्स। तो K1 है AR इनवर्स और K2 है 10R इनवर्स। अब इस इक्वेशन को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा, यानी माइनस dA अपॉन A इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू dt। तो यदि हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं विद इन आवर लिमिट्स, जब टाइम जीरो है तो A का कंसंट्रेशन कितना है? सपोज A0। जब टाइम t हो गया तो A का कंसंट्रेशन कम होकर कितना हो गया? AT। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ln A0 अपॉन AT इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t इसको निकाल सकते हैं। पर हमें पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 1 hour। तो उसको मैं AT कह देता हूं। अब अगर टाइम 1 hour है तो t की जगह हम क्या लिख देंगे? 1। तो अभी हमें क्या मिला है? ln A0 अपॉन AT इज इक्वल टू K1 प्लस K2। 1 hour के बाद टाइम की वैल्यू 1 डाल देंगे तो ये मिल जाएगा आफ्टर 1 hour। तो हमें AT तो मिल जाएगा, पर हमें
सी का कंसंट्रेशन कैसा मिलेगा, या फिर आप कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी सी अपॉन एटी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए का ए नॉट था और उसमें से कुछ अमाउंट बी में कन्वर्ट हो गया है, कुछ अमाउंट सी में कन्वर्ट हो गया है और कुछ अमाउंट बच गया है, जो अमाउंट बचा है वो कितना है, 80। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था वो किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी। आर यू कंफर्टेबल विद दिस इक्वेशन? इनिशियली ए कितना था, कुछ ए नॉट, जैसे जैसे रिएक्शन गया ए नॉट कम होकर कितना हो गया, 80, पर उसमें से जो कम हुआ है थोड़ा सा बी में कन्वर्ट हो गया और थोड़ा सा सी में कन्वर्ट हो गया। तो जो इनिशियल अमाउंट था ए नॉट वो किसके बराबर होगा, जो बच गया 80 प्लस जो बन गया बी और सी, इन दोनों का टोटल। तो ए नॉट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है वहां मैं ए नॉट की जगह क्या लिखूंगा, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है उसमें मैं ए नॉट की जगह लिखूंगा 80 प्लस बी प्लस सी, 80 प्लस बी प्लस सी। इसके आगे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये हो गया ए नॉट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। दिस होल थिंग इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है C अपॉन ए टी। बेसिकली टी तो 1 आ रही है तो A1 भी कह सकते हो आप, इसको AT कह देते हैं। तो C अपॉन ए ये हमें चाहिए। अब इस इक्वेशन में अगर C अपॉन ए निकालना है तो पूरे को A से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को A से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ln 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन 80 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन 80। और ये किसके बराबर है, K1 प्लस K2 के बराबर। अब K1 कितना था, A के बराबर, और K2 कितना था, 10A के बराबर, क्योंकि रेशियो दिया है ना K1 बाई K2 इज इक्वल टू 1/10। तो ये है A और ये है 10A, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 11A। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, C बाय A चाहिए, पर ये B का कंसंट्रेशन वाला टर्म भी तो आ रहा है, इसको तो एलिमिनेट करना है किसी तरह से। तो देखिए रिएक्शन क्या था, A was giving us B as well as C। इसका रेट कांस्टेंट था K1 और इसका रेट कांस्टेंट था K2। तो किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B ये किसके बराबर होगा, K2 बाय K1 के बराबर। और K2 कितना था इस क्वेश्चन में, आई थिंक K2 वॉज इक्वल टू, हाँ 10A एंड K1 वॉज इक्वल टू A। तो C बाय B का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 10A अपॉन A के बराबर। तो कंसंट्रेशन ऑफ B को मैं क्या लिख सकता हूं, एट एनी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ B विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन 10। तो यहां पर जो B का टर्म आ रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन 10। तो अब ये टर्म क्या बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन 10 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t।
plus concentration of C upon AT. This is equal to 11A. तो ये C by A कॉमन हो गया, 1 plus 1/10, ये कितना हो जाएगा 11/10. तो अब यहां पर क्या आ गया, ln 1 plus 11/10 into concentration of C upon concentration of A at time t, where t is equal to 1 hour. This is equal to 11A. तो फाइनली C by A की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इसका बेस E होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा E की पावर 11A. यानी अब हमें जो चाहिए वो ऑब्टेन हो जाएगा. 1 plus 11/10 into concentration of C upon concentration of A. This is equal to E की पावर 11A. यानी concentration of C upon concentration of A at time t will be equal to 10/11 into E की पावर 11A minus 1. So this is how we had to do such a question. इसमें हमने जो दो दो दिमाग लगाए, देखिए एक तो ये कि किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B ये क्या होगा K2/K1, और K2/K1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एज 10. फिर हमने क्या किया, एक और जो दिमाग लगाया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A यानी A0 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t, यानी A0 इज इक्वल टू AT प्लस B प्लस C. तो ये जो दो लॉजिक का यूज करके हमने फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 1 आवर इस तरह से ऑब्टेन कर लिया.